लेकिन जहाँ तक बात है कट्टे-वट्टे की, तो अगर ज़्यादा कट्टे वाल वगैरह सिखाएँगे तो वो भी जेल के अंदर जाएँगे। लालू यादव चारा घोटाला किए थे, ये कट्टा घोटाला करेंगे। उनका यूपीएससी नहीं निकला, वो इस बात को सिद्ध करने में लग गए कि मैं हूँ बहुत होशियार हूँ, लेकिन अवध ओझा एक्चुअल में क्या है और क्या दिखा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अभी तो सलाखों के पीछे थे। तो प्रचार करने के लिए वो सामने आए। अब प्रचार वो किस तरीके से करते हैं, उनका एक ही टारगेट है, मोदी जी बेकार हम अच्छे। जय हिंद दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अवध ओझा के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि रिसेंटली उन्होंने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन की, आम आदमी पार्टी। तो हम अभय उपाध्याय से उनके विचार जानने वाले हैं कि आखिर वो पॉलिटिक्स में ही क्यों गए, और अगर गए ही तो आम आदमी पार्टी को ही क्यों चुना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। हाँ तो अभय जी, आपके क्या विचार है अवध ओझा सर को लेके, एज ए पॉलिटिशियन, एज ए टीचर या एज ए गैंगस्टर? कि जितना कि मैंने अवध ओझा सर को जाना है, अवध ओझा सर दिमाग से बहुत तेज है। उन्होंने इतनी तेजी से काम किया कि जब उनका यूपीएससी नहीं निकला तो वो इस बात को सिद्ध करने में लग गए कि मैं हूँ बहुत होशियार हूँ, लेकिन यूपीएससी नहीं निकाल पाया, मतलब जिंदगी ने मेरे लिए कुछ और रखा है। तो उस चीज को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया, यूपीएससी की कोचिंग देना चालू कर दी। जब कोचिंग देना चालू की तो क्या हुआ, उनका जो काम करने का तरीका था वो यूनिक था पूरे कोचिंग इंडस्ट्री में। उसका फायदा क्या होता है, जो बच्चे होते हैं उनकी पर्सनालिटी को लेके उनसे अट्रैक्ट होते हैं। उस अट्रैक्शन को लेकर अवध ओझा अपने आप को एक ब्रांड बनाने में लग जाते हैं। उस ब्रांड का उपयोग उन्होंने अनअकैडमी में किया। जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी से अच्छा मोटा पैसा कमाया उन्होंने। उसके बाद खुदा खास्ता किस्मत से बोले या कुछ भी बोले, 2-4 लोगों का यूपीएससी तो निकल ही जाता है। अब उनके जो पढ़ाए हुए स्टूडेंट थे उनका भी निकल गया। जब निकल गया तो उन्होंने क्या किया कि उसको एक एज अ ब्रांड सामने रखा सोसाइटी में कि देखिए मेरे पढ़ाए हुए लड़के यूपीएससी निकाल लिए। और जब यूपीएससी निकाल लिए तो वो आंदोलन करने चल बैठे छोटी छोटी बातों को लेके। अब उनके पढ़ाए हुए लड़का एसपी निकला, और जब एसपी निकला तो उनको ये समस्या हुई कि वही मारेगा उनको, क्योंकि शासन का आदेश है तो उसको पालन करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, इस चीज को देखते हुए वो समझ गए कि जब तक हम पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे हमारी दुकान आगे नहीं बढ़ने वाली। तो दुकान को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने पॉलिटिक्स का चयन किया। अब पॉलिटिक्स का चयन करने के बाद अब दुकान आगे बढ़े, इसके लिए उन्होंने सोचा कि अरविंद केजरीवाल को पकड़ा जाए। तो केजरीवाल साहब के साथ वो आगे चल रहे हैं, लेकिन मैं सोचता हूं कि अभी तो कुछ नहीं कह सकते, आगे पता चलेगा कि अवध ओझा एक्चुअल में क्या है और क्या दिखा रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अवध ओझा सर की कोचिंग इस समय नहीं चल पा रही? जैसा कि बच्चे कहते हैं कि वो यूपीएससी कम पढ़ाते हैं और बच्चों को गैंगस्टर ज़्यादा बनाते हैं, कट्टे वट्टे का थोड़ा ज़्यादा नॉलेज देते हैं। तो आपको क्या लगता है कि उनकी कोचिंग अभी ढंग से नहीं चल पा रही है तो वो पॉलिटिक्स में इंटर कर रहे हैं? देखिए, अगर उनके बारे में सीधी बात की जाए तो सीधी बात पे ये साफ है कि गैंगस्टर तो वो बना रहे हैं। क्योंकि अगर गैंगस्टर नहीं बनाते वो तो उनकी दुकान कैसे चलेगी। अगर वो पॉलिटिक्स में उतर ही आए हैं तो गैंगस्टर नहीं बनाएंगे तो क्या आईएएस पीसीएस बनाएंगे। आईएएस पीसीएस तो उनका पीछे का चेहरा था जो उनको एक पॉलिटिशियन बनाने में मदद करेगा। मुझे तो ऐसा लगता है कि हो सकता है वो कुछ दिनों बाद राहुल गांधी को भी रिप्लेस कर दे, लेकिन ऐसा कुछ खास कह नहीं सकते। आपको क्या लगता है? मुझे भी यही लगता है जो आप कह रहे हैं। अगर ऐसा हो गया तो वाकई में अवध ओझा की जो मानसिकता है वो सफल हो जाएगी, मुझे लगता है। लेकिन जहां तक बात है कट्टे वट्टे की, तो अगर ज्यादा कट्टे वाल वगैरह सिखाएंगे तो वो भी जेल के अंदर जाएंगे। लालू यादव चारा घोटाला किए थे, ये कट्टा घोटाला करेंगे। तो ठीक है, तो आखिर अवध ओझा ने अगर उनको यूपीएससी ही ज्वाइन करनी थी तो अभी सबसे पावरफुल पार्टी तो अभी बीजेपी चल रही है, तो उन्होंने बीजेपी को क्यों नहीं चुना और आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को ही क्यों चुना? जैसा आप भी जानते हैं कि बीजेपी की दुकान बहुत बड़ी दुकान है, और उसमें ज्वाइन करने के लिए थोड़ा मार्केट वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। तो अवध ओझा सर जो थे उनकी मार्केट वैल्यू थी, लेकिन उतनी ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि बीजेपी युवा नेताओं को पकड़ती है। उनकी उम्र अच्छा खासा हो चुकी है, वो शायद 50 साल के ऊपर है। अगर 50 साल के ऊपर है तो उनका देखा जाए पॉलिटिकल करियर बीजेपी के अनुसार 20 साल का है। लेकिन अगर वो आम आदमी पार्टी पे जाएंगे, जो कि यंगेस्ट पार्टी और फास्टेस्ट ग्रोइंग पार्टी है, तो जितनी तेजी से आम आदमी पार्टी चल रही है तो लंबे समय तक अवध ओझा उसमें सरवाइव कर सकते हैं। तो उस सर्वाइवल के लिए उन्होंने समझा कि हो सकता है अगर आम आदमी पार्टी रिप्लेस कर दे किसी स्टेट में, जैसे कि पंजाब में की है, दिल्ली में की है, हाँ। बीजेपी को या किसी अन्य पार्टी को, तो उनकी दुकान चल जाए और हो सकता है वो सीएम बन जाए, क्योंकि वो एक बोल्ड पर्सन अपने आप को प्रदर्शित करते हैं बोलने के लिए। और बीजेपी जो है उसमें ऑलरेडी इतने अच्छे अच्छे नेता हैं जिनको जगह ही नहीं मिल पा रही है।
जैसे कि आप जानते हैं मोदी जी खुद 70 साल प्लस हो चुके हैं, हम्म। फिर भी वो गद्दी नहीं छोड़ रहे हैं। तो गद्दी का लोभ तो सबको है, तो अपनी गद्दी बचाने के लिए दूसरों को गद्दी क्यों देंगे? तो बीजेपी में उनकी दुकान नहीं चल पाएगी, इसलिए उन्होंने आम आदमी ज्वाइन किया। तो जैसा कि आपने अभी रिसेंट इलेक्शंस में देखा कि जो ये आम आदमी पार्टी है, दिल्ली की कई सारे सीटें हार गई, उन्होंने कई कई नए युवा चेहरे इंट्रोड्यूस किए, फिर भी वो नई सी मतलब दिल्ली की सारी सीटें हार रही हैं लगातार। एंड अब उन्होंने अवध ओझा सर को अपनी पार्टी में लिया है, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में मतलब कुछ अच्छा कर पाएंगे या नहीं अरविंद केजरीवाल? देखिए, जैसा अरविंद केजरीवाल की बात करें तो अरविंद केजरीवाल अभी तो सलाखों के पीछे थे, तो प्रचार करने के लिए वो सामने आए। अब प्रचार वो किस तरीके से करते हैं, उनका एक ही टारगेट है, मोदी जी बेकार हम अच्छे। अब मोदी जी की जो बुराई करेगा उसका तो ईडी सीबीआई है ख्याल रखने के लिए, तो फिर से उनका वही होना है जो सबका हो रहा है। तो मुझे तो लगता है कि आने वाले समय में बहुत दिन तक अरविंद केजरीवाल सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन अरविंद केजरीवाल जैसे अन्ना हजारे को रिप्लेस किया है, उसी तरीके से अवध ओझा रिप्लेस करेंगे अरविंद केजरीवाल को। तो एक दिन हो सकता है कि बीजेपी के टॉप लीडर ना बन पाए या बीजेपी में ना जा पाए अवध ओझा, लेकिन आम आदमी पार्टी के टॉप लीडर और टॉप लीडर के साथ साथ एक अच्छे नेता के रूप में उभर सकते हैं। जैसा कि अवध ओझा सर अपने क्लास के लेक्चर्स में अक्सर परिवर्तन की बात करते हैं कि मतलब हम ये परिवर्तन कर देंगे, तो आपको लगता है कि अगर आने वाले भविष्य में वो सीएम बन जाते हैं या उससे ऊपर की कोई पोस्ट में चले जाते हैं तो वो परिवर्तन समाज में दिखेगा, वो करेंगे या नहीं करेंगे? देखिए, जैसे आपको भी पता है हमको भी पता है, अवध ओझा सर का यूपीएससी तो निकला नहीं था। तो जब यूपीएससी निकला नहीं तो उन्होंने पढ़ाना चालू किया। अब पढ़ा रहे हैं, वहां तक ठीक था, लेकिन उनका एक्चुअल गोल क्या था? पॉलिटिशियन बनना। पॉलिटिशियन। तो पॉलिटिशियन बनने के लिए उन्होंने क्या किया? यूपीएससी को एक मोहरे के तौर पर उपयोग किया। लेकिन एक सफल राजनेता बनना और एक अपनी आइडियोलॉजी को चला के वहां तक पहुंचना, दोनों में अंतर है। अब एक राजनेता बनने के लिए जनता का सपोर्ट चाहिए, ना कि आईएएस पीसीएस का। उनके स्टूडेंट होंगे, कोई कलेक्टर होगा, कोई डीएसपी होगा, कोई एसपी होगा, लेकिन उसके सपोर्ट से अवध ओझा सर थोड़ी बन पाएंगे सीएम या विधायक या सांसद, कुछ भी आप कह लीजिए। उसको बनने के लिए उनको जनता का सपोर्ट चाहिए। और अगर वो कट्टे की बात करेंगे तो जाहिर सी बात है, समाज ये इतना शांतिपूर्ण समाज है कि कट्टे का सपोर्ट तो नहीं करेगा। तो कट्टे की बात छोड़कर उन्हें प्यार की बात करनी पड़ेगी। बीजेपी से कुछ सीखना चाहिए उनको, हालांकि राजनीति में आया अभी चंद दिन ही हुए हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो अवध ओझा सर हैं युवा छात्रों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं, तो क्या आपको लगता है कि उनकी जो आइडियोलॉजी है वो मतलब सभी एज के लोगों में काम आएगी, कि वो सभी में पॉपुलर हो पाएंगे एंड इलेक्शंस में उसको प्रॉफिट होगा, या इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा देखिए, आपको पता है कि अवध ओझा सर इलेक्शन में तो उतरेंगे, ये तय हो गया है। अब इलेक्शन में उतरेंगे, दिल्ली का प्रचार प्रसार भी चालू हो गया है, लेकिन स्टूडेंट के बीच पॉपुलर होना अलग बात है। अब वो किस स्टूडेंट के बीच पॉपुलर है ये भी देखना पड़ता है। तो वो पॉपुलर हैं सिर्फ जो यूपीएससी की कोचिंग कर रहे हैं उनके बीच, लेकिन उन्हें कॉलेज स्टूडेंट, स्कूल स्टूडेंट के बीच में पॉपुलर होना पड़ेगा, क्योंकि जैसे दिल्ली की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी मानी जाती है। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी की पॉलिटिक्स में उनका क्या रोल है, उस संस्था में उनका क्या स्थान है, वहां काम करने का तरीका क्या है, तो हमें तो लगता है वहां वो नील है। तो अगर कहा जाए छात्र राजनीति में उनका क्या योगदान है, तो वो कुछ नहीं है। छात्रों का भविष्य बनाने में कट्टा का योगदान है। तो सीधे तौर पर देखा जाए तो उनका कुछ खास योगदान है नहीं। लेकिन अगर आम आदमी पार्टी उन पर भरोसा करती है, और जैसा कि वो भी कई बार कहते हैं कि हमारे पास बहुत पैसा है, हम जब अपने गांव जाते हैं तो अपने स्टूडेंट को कॉल करते हैं कि भैया तुम BMW भेज दो, मर्सिडीज भेज दो, ऑडी भेज दो, 8-10 गाड़ियां हो जाए। जब 8-10 गाड़ियां हो जाएंगी तो हम अपने गांव जाएंगे, हमारा एक तजुर्बा दिखेगा वहां। तो वो इस विचारधारा के व्यक्ति है। अब दिल्ली को क्या चाहिए? प्रदूषण मुक्त। दिल्ली को क्या चाहिए? स्वच्छ पानी। दिल्ली को क्या चाहिए? फ्री बिजली। तो वो अरविंद केजरीवाल के विचारधारा से तो खुद नहीं मिलते। उनका काम करने का तरीका सबसे अलग है। अब अरविंद केजरीवाल को कुछ नहीं बना पाए तो भगवान श्री कृष्ण ही बना दिए। अरे कृष्ण जी की तुलना अरविंद केजरीवाल से करेंगे आप? कृष्ण जी कभी जेल नहीं गए, लेकिन अरविंद केजरीवाल तो घोटाला कर करके जेल में है। घोटाला भी किसका किए हैं? दारू घोटाला। लेकिन सार्वजनिक तौर पर नहीं कहना चाहिए, बहुत बड़े लोग हैं ये, कुछ भी हो सकता है। लेकिन खैर, मैं दिल्ली का नहीं हूँ इसलिए बोल सकता हूँ। तो आपको क्या लगता है कि अवध ओझा सर फ्यूचर में अरविंद केजरीवाल को रिप्लेस करके दिल्ली के सीएम बन सकते हैं? देखिए, पहले तो वो विधायक बन जाए। जब तक विधायक नहीं बनेंगे तो सीएम बनना दूर की बात है।
लेकिन अगर वो विधायक बन गए एक बार, चाहे खुदा न खास्ता किसी भी तरीके से, तो उनका जो काम करने का रवैया है और ढंग है, तो कुछ ना कुछ विधायक तो उनसे इन्फ्लुएंस हो ही जाएंगे। और आम आदमी पार्टी में एक नई विचारधारा भी वो जोड़ देंगे, क्योंकि हिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज है उनके पास। और जिस व्यक्ति को इतिहास का ज्ञान होता है, तो हिस्ट्री का नॉलेज वर्तमान के नॉलेज से जोड़कर कुछ विधायक अपने हित में कर लेंगे। तो जैसे आप देखे हैं कि शिवसेना टूट गई कहाँ, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र में। वैसे ही आम आदमी पार्टी टूट सकती है। तो इस डर से बचाने के लिए हो सकता है अरविंद केजरीवाल कभी उन्हें भी सीएम बनाने का प्रयास करें और वो भी सीएम बन जाएं, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन नहीं है उनके पास, क्योंकि 20 साल में उनको सीएम बनना है, तो रेस में तो आगे रहना पड़ेगा। जैसा कि आपने अभी कहा कि जैसे कि शिवसेना टूट गई है महाराष्ट्र में, तो आपको क्या लगता है कि ऐसी दो अलग अलग डिफरेंट आइडियोलॉजी है आम आदमी पार्टी में कि वो टूट सकती है फ्यूचर में जाके? देखिए, बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है वो राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है। तो राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी के अंदर ही सारी आइडियोलॉजी आती है, क्योंकि देश से बड़ा तो कुछ नहीं है, और बीजेपी का कहना है कि देश मेरा सबसे बड़ा है। तो जहाँ तक बात है आम आदमी पार्टी की, तो आम आदमी पार्टी किसी भी जाति समाज पंथ से जुड़ी हुई पार्टी नहीं है, वो देश के हितों में लेकर चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी में 2 ग्रुप बनेंगे, 3 ग्रुप बनेंगे, अभी तक तो एक ही ग्रुप है, क्योंकि उनके काम करने का तरीका काफी अच्छा है। लेकिन उनका मॉडल कहाँ तक सक्सेसफुल होता है, आगे बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, ये सारी चीजें तो आगे ही पता चलेंगी। लेकिन जैसे उनके जो नेता होते हैं, अगर रेगुलर इंटरवल में उन्हें ट्रेनिंग नहीं मिली, तो वो भी टूट सकते हैं। क्योंकि जब शिवसेना टूटी, तो वो एक आइडियोलॉजी से बधी पार्टी थी। आम आदमी पार्टी भी कहीं ना कहीं एक अलग तरीके की आइडियोलॉजी बना रही है अपनी। अभी तक उसकी कंप्लीट आइडियोलॉजी सामने नहीं आई है, लेकिन आइडियोलॉजी पे वो काम कर रहे हैं। उनका आइडियोलॉजी मॉडल कुछ ऐसा है कि कुछ गरीब हैं, कुछ आदिवासी हैं, कुछ पिछड़े हैं, कुछ अगड़े हैं, सबको जोड़कर वो अपनी राजनीति करते हैं। और ओवरऑल उनका काम है कि सबको उठाना, स्कूल कॉलेज इन पर ज़्यादा ध्यान देना, इकोनॉमी पे ध्यान नहीं देते, नौकरी देने पे कोई उनका ध्यान नहीं है, स्वरोजगार पे कोई ध्यान नहीं है। तो प्रयास है उनका। अब अवध ओझा सर हैं, दिमाग से तेज हैं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी कि बीजेपी इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी में से एक है, तो आपको क्या लगता है कि अभी नरेंद्र मोदी जी जो हैं अपने माननीय प्रधानमंत्री, वो कुछ सालों में रिटायर हो जाएंगे, तो इसके बाद प्रधानमंत्री पद के लिए बहुत सारे दावेदार आ जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि फ्यूचर में बीजेपी का भी बंटवारा हो सकता है जैसे शिवसेना का हुआ था? तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, बीजेपी का जो बंटवारे की बात है, तो अगर बंटवारा होना होता तो मध्य प्रदेश में ही हो जाता। जब शिवराज सिंह चौहान जी एक लीडिंग पार्टी थे, उन्होंने बहुमत से सरकार बनाने का सामर्थ्य रखा था अपने अंदर, लेकिन उनको हटा दिया गया। तो ये जो आइडियोलॉजी पार्टी है, ये सबसे बड़ी पार्टी है। अब ईडी सीबीआई तो मोदी जी के पास है, तो मोदी जी हटेंगे कोई भी जाएगा तो नए मोदी जी हो जाएंगे, तो नए मोदी जी के पास भी ईडी सीबीआई तो रहेगी। तो उस डर से जब तक केंद्र में सरकार है, तो उनकी पार्टी टूटने का डर सबसे कम है। क्या वो मतलब ईडी सीबीआई का यूज अपने ही पार्टी मेंबर्स के लिए करेंगे जो अन्य प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे? क्यों नहीं करेंगे? अगर आप ही मान लीजिए कुछ काम करते हैं और आप ही को छोड़कर आपके लोग कहीं और जा रहे हैं और आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उनके खिलाफ तो आप अपने सारे पैतरे अपनाएंगे ना। ये तो प्रकृति का नियम है। अगर आप नहीं अपनाएंगे तो वो आपको गाड़ देंगे। तो जैसा कि आप अभी देख रहे हैं कि जो असम के मुख्यमंत्री है हिमंता बिस्वा शर्मा, अगर वो फ्यूचर में अपने आप को एज ए प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रेजेंट करते हैं और उनको चांस नहीं मिलता प्राइम मिनिस्टर बनने का, और वो सोचते हैं कि मैं बीजेपी से अलग होकर अपनी खुद की पार्टी बनाऊं या बीजेपी को तोड़ के दूसरी बीजेपी बनाऊं, तो क्या मतलब अगर कोई भी ऐसा नेता जो लोकप्रिय है किसी एक स्टेट में, तो पॉसिबल है बीजेपी टूट जाए? देखिए, जहाँ तक बात हेमंत बिस्व शर्मा की है, तो उन्होंने क्या किया है, पहले वो कांग्रेस में थे और वो बचपन में ही अपनी गर्लफ्रेंड को क्या बोले थे कि मैं एक दिन सीएम बनूंगा। तो जब उनका सपना ही सीएम तक का था, तो वो प्रधानमंत्री कैसे बन सकते हैं? तो पहले सपना बड़ा करेंगे तब तो प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन खैर, अगर उनकी बात हो कि पार्टी तोड़कर नई पार्टी बनाएंगे, तो नई पार्टी के लिए नई आइडियोलॉजी चाहिए। वो कांग्रेस की आइडियोलॉजी से उतने खुश नहीं थे, लेकिन थे कांग्रेस में। तो उनकी समझ में आती है कि उन्हें राजनीति करनी है, पार्टी से बहुत मतलब नहीं है। इसके लिए उन्होंने बीजेपी में आए। बीजेपी में आते ही उनकी आइडियोलॉजी ऑटोमेटिक चेंज हो गई। अब उस आइडियोलॉजी को लेके वो काम कर रहे हैं समाज में, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी कहाँ तक आगे जाएगी? अब उनकी आइडियोलॉजी बीजेपी की आइडियोलॉजी से पूरी मिलती है। मतलब साफ है कि जो बीजेपी की आइडियोलॉजी है, उनकी आइडियोलॉजी हो गई है।
सीएम बनने के लिए तो कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने भी कुछ किया है। खैर ठीक है, लेकिन वो अपनी पार्टी बना पाना ही बहुत कठिन काम है। तो आपको क्या लगता है जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं तो क्या आने वाले 10 से 15 सालों में वो बीजेपी को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, जहाँ तक बात है अरविंद केजरीवाल की, तो जैसे लालू जी अंदर हो गए हैं और अभी तक बाहर नहीं आए हैं, वैसे केजरीवाल भी अंदर हो जाएंगे ज़्यादा पर उड़ाएंगे तो सीधी सी बात ये है कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली तक सीमित रहे या दिल्ली बचा ले तो अच्छा है। जैसे आप देखिए मध्य प्रदेश के जो सीएम थे, कमलनाथ, पूर्व सीएम, और प्रेजेंट में जब लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें नकुल नाथ उनके बेटे थे। नकुल नाथ भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। मतलब पूर्व सीएम का बेटा अपनी सीट नहीं बचा पाया, लोकसभा सीट, जहां के वो प्रत्याशी हैं और मूल निवासी हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि कोई व्यक्ति जो है वो इतना तेजी से एक्सपेंड कर लेगा बीजेपी के अपोज में? तो मैं नहीं मानता। खैर, अरविंद केजरीवाल साहब का नाम तो बहुत बड़ा है, लेकिन जेल के अंदर, बाहर का तो मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है। लेकिन धीरे धीरे हो सकता है कि वो प्रगति करें, लेकिन उनको समाज में समझना पड़ेगा कि जो वो पॉलिटिक्स दिल्ली में कर रहे हैं वो हर जगह नहीं हो सकती, क्योंकि दिल्ली में जो है टॉप क्लास लोग हैं। अब देश के अलग अलग जगह गरीब अमीर हर तरीके के लोग हैं, तो ज़्यादातर गरीब हैं, कुछ मध्यम वर्गीय हैं। तो सबको लेकर चलने की जो राजनीति होगी वही भारत में चल सकती है। उसके लिए बीजेपी ने बहुत अच्छा सिस्टम बनाया है, तो उसको ब्रेक कर सकते हैं अरविंद केजरीवाल, तो करें। अगर कर ले गए तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ जो जीतता है उसी के गुणगान होते हैं, आप भी जानते हैं। हाँ, तो अब चलते अपने आखिरी क्वेश्चन की ओर। जैसा कि आप भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री अपने जो माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं आने वाले कुछ समय में रिटायर हो जाएंगे एंड इसके बाद कई सारे पीएम कैंडिडेट्स हैं, तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट पीएम कौन बनेगा? देखिए, कुछ कहा नहीं जा सकता। जैसे मध्य प्रदेश में मंत्री पद से भी हटा दिया गया था राजेंद्र शुक्ला जी को, लेकिन उन्हें अचानक विधानसभा चुनाव में जीत के बाद वाइस सीएम बना दिया जाता है, डिप्टी सीएम। तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी के एक विधायक को उठा के सीधे डिप्टी सीएम बना दी, तो प्रधानमंत्री किस सांसद को उठा के बना देगी ये तय करना बड़ा कठिन काम है, लेकिन कुछ चेहरे हैं सामने। तो मैं तो ये कह सकता हूँ कि डेफिनेटली योगी जी हो सकते हैं अगले प्रधानमंत्री, क्योंकि योगी जी। जी, क्योंकि हिंदुत्व की जो राजनीति है उसमें सबसे आगे योगी जी ही दिखते हैं। और यूपी एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज़्यादा लोकसभा सांसद चुन के जाते हैं। तो और बड़ा राष्ट्र है, पॉपुलेशन के दृष्टिकोण में भी सबसे बड़ा राज्य है। तो हर मायने में जो जहाँ पे यूपी की राजनीति परफेक्ट बैठेगी, वहीं से पीएम की कुर्सी तय होनी है। तो उस कुर्सी को तय करने के लिए कोई भी कैंडिडेट हो, उसको योगी जी से सलाह तो लेनी पड़ेगी। तो हो सकता है योगी जी ही उस चेहरे पे सबसे आगे हो जाए। और आपको क्या लगता है कि योगी जी के अलावा और कौन कौन से हो सकते हैं चेहरे? देखिए, सबसे आगे तो योगी जी हैं, फिर अमित शाह भी हैं। अमित शाह आपको लगता है? क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अमित शाह जिस बोल्डनेस के साथ पॉलिटिक्स में आए और जिस तेजी के साथ उभर रहे हैं, तो मोदी जी के जाने के बाद अमित शाह एक बार तो प्रधानमंत्री बन ही सकते हैं। और उनका विरोध करने का साहस अभी भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो मुझे नहीं लगता किसी ने। नहीं है अभी किसी के पास। तो वो प्रधानमंत्री, और कोई भी इंसान हो, अपनी कुर्सी तो सब चाहते हैं। अब पीएम बनना तो कौन नहीं चाहता? आपको मौका मिलेगा, आप नहीं बनेंगे? सोचने की बात है ये। सोचने की बात है, तो वो भी यही बोलेंगे कि हमको भी सोचने की बात है। तो सीधा सा बात ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर उस दायरे पर है, अगर होम मिनिस्टर है, तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जैसे आपने बताया कि अगर सीएम के फेस में देखा जाए, तो जैसे हेमंत बिस्व शर्मा है जो कि अच्छे सीएम है, वो हो सकता है आगे पीएम बन सकते हैं। योगी जी हैं, और दो चार चेहरे हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन वो भी रेस में बहुत आगे हैं। जैसा कि आपने अभी कहा कि जो उत्तर प्रदेश है सबसे ज़्यादा सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं, तो जिस स्टेट की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा होगी तो उसके रिप्रेजेंटेटिव अपने पार्लियामेंट में सबसे ज़्यादा होंगे, और लेकिन जो जिस स्टेट की पॉपुलेशन कम होगी उसके रिप्रेजेंटेटिव कम होंगे। तो क्या आपको लगता है कि जिस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव कम है उनके अधिकारों का हनन हो सकता है या हो रहा है? देखिए, जहाँ तक बात अधिकार की है, तो एक सरपंच से लेकर प्रधानमंत्री तक सब हनन कर रहे हैं उनके अधिकारों की। तो अधिकार की हनन की बात अलग तरीके की है। अब बात ये है कि किस राज्य का फायदा सबसे ज्यादा हो रहा है। तो फायदा तो स्वाभाविक सी बात है, उत्तर प्रदेश से ज्यादा किसी का फायदा होगा नहीं। अब बचे जो राज्य हैं, उनका बनने वाला या बने प्रधानमंत्री से कैसा संबंध है, इस पर भी निर्णय होता है। तो जैसे मध्य प्रदेश के जो यशस्वी सीएम है, उनका संबंध बहुत अच्छा है।
तो मध्य प्रदेश का विकास और विंध्य प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। तो उस विकास को देखते हुए अपने को ये समझ में आता है कि जिनसे ज़्यादा अच्छा संबंध होगा, विकास सबका होगा। लेकिन जहाँ तक बात है पूरे देश की, तो विकास सबका हो रहा है, क्योंकि हम फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है भारत की, तो विकास तो होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपने देखा अभय जी के विचार अरविंद केजरीवाल के बारे में एंड इस देश के बारे में, बीजेपी के बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में।